जी नमस्कार बच्चों। आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है उत्पाद जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो हमारे अंदर एक प्रश्न आता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या। जैसे आपकी, मेरी, हम सब की एक जीवन चक्र होता है। बच्चा जन्म लेता है, फिर बच्चा ग्रो करता है, फिर वो एक पर्टिकुलर एज पर जाके उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, यानी कि विकास जो है लगभग सैचुरेट हो जाता है, यानी कि स्थिर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति जो है बुजुर्ग होता है और उसके बाद उसके जीवन का अंत होता है। तो जैसे आपका एक मनुष्य का जीवन चक्र होता है, ठीक वैसे ही उत्पाद का भी जीवन चक्र होता है। उत्पाद को आप इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, यानी उत्पाद जन्म लेता है, धीरे धीरे लोगों को उस उत्पाद के बारे में पता पड़ता है, तो उत्पाद धीरे धीरे उसकी बिक्री जो है बढ़ती जाती है। मार्केट के अंदर उस उत्पाद से जुड़े कुछ फीडबैक भी आते हैं, तो उस उत्पाद में निरंतर कुछ ना कुछ बदलाव भी किया जाता रहता है। और एक समय आता है जब उत्पाद पूरे बाजार में छा जाता है और उसके बाद मालूम पड़ा कि कोई कॉम्पिटिटर आता है, कोई प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनी आती है, और मार्केट तो वो सीमित है, उसमें वो अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आपसे बेहतर सेवाएं दे रहा होगा या वो आपसे बेहतर गुणवत्ता दे रहा होगा। तो कुल मिला के आपका प्रोडक्ट एक समय पर जाकर रुक जाता है, सैचुरेट हो जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। और ऐसे टाइम पर अगर आपने उस प्रोडक्ट के अंदर नवाचार कर लिया, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर आपने कुछ परिवर्तन कर लिया, लोगों के साथ इंगेजमेंट आपने ठीक से कर ली, कॉम्पिटिटर के तुलना में यदि आप बेहतर काम कर पाए बाजार में, तो आप उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बनाए रखेंगे। अन्यथा की स्थिति में आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से आउट होता चला जाएगा और प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो जैसे जीवन चक्र होता है, बिल्कुल वैसे ही उत्पाद का भी जीवन चक्र होता है। यहाँ पर इस टॉपिक को समझने से पहले मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, ये आपको एक तरीके से गाइड करेंगी इस पूरे जीवन चक्र को समझने में। उत्पाद की लाइफ साइकिल में हम दो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सवाल जिस तरीके से पूछे जाएंगे उसी तरीके से हमें इन चीज़ों को देखना है। शुरुआत अगर आप देखेंगे तो हमने दो यहाँ पर जो है वक्र बनाए हुए हैं, एक सेल्स का बनाया है और एक हमने प्रॉफिट का बनाया है। एक सेल्स है, एक आपका प्रॉफिट है। ध्यान से देखें तो शुरुआत में आप उत्पाद में R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो एकदम से आपके प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ऐसे में आपका उत्पाद डे 1 से बिकना शुरू नहीं होगा, धीरे धीरे लोग उसको जानेंगे, तब कहीं आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू होगा। तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी जो सेल्स है ये बहुत कम देखने को मिल रही है। आप ध्यान से देखें तो आपकी जो सेल्स है ये आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर हमने सेल्स का एक जो है प्रॉपर दे रखा है, एक वैल्यूज़ दे रखे हैं। मान लो इससे नीचे आप जाते हैं तो लॉस है, इससे ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट है, और ये आपकी सेल्स को दिखा रहा है। तो अगर आप देखें तो इस ग्राफ पर सेल्स बहुत नीचे देखने को मिल रही है, यानी कि सेल बहुत सीमित है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती टाइम पर चूंकि आपके प्रोडक्ट से लोग अवेयर नहीं हैं, आपके प्रोडक्ट से लोग अवेयर नहीं हैं, अभी आपके प्रोडक्ट को लोग जानते नहीं हैं, इसलिए ये आपकी सेल्स कम हो रही है। तो आपको चाहिए, इसमें आपको हाई प्रमोशन करना होगा। इसमें आपको क्या करना होगा? हाई प्रमोशन करना होगा। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, आपके प्रोडक्ट को जानेंगे और वो खरीदने का प्रयास करेंगे। तो एक तो हाई प्रमोशन करना है। दूसरी चीज़, चूंकि प्रोडक्ट आपका बिल्कुल नया है, जब प्रोडक्ट आपका नया होता है तो उस केस में उसका मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। बाद में कॉम्पिटिटर आएंगे, लेकिन शुरुआत में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है जब आप नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ऐसे में आपके सामने कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं है, कॉम्पिटिटर्स आपके यहाँ पर नहीं हैं। और जब कॉम्पिटिटर्स नहीं होती हैं तो आप यहाँ पर हाई प्राइस भी कर सकते हो। यहाँ पर आप हाई प्राइस कर सकते हो। कई बार सवाल बच्चे उठाते हैं कि सर हाई प्राइस कैसे कर सकते हैं एक नए उत्पाद के लिए, लोग क्यों खरीदेंगे हाई प्राइस पर? तो ध्यान रखना, शुरुआती स्टेज पर जो नए उत्पाद लॉन्च होते हैं उनकी प्राइस ज़्यादा रहने के दो कारण होते हैं। क्या कारण होता है? ध्यान रखना, हम उस उत्पाद की बात कर रहे हैं जो नया उत्पाद है, हम उस उत्पाद की बात नहीं कर रहे हैं जिसका विकल्प मार्केट में पहले से उपलब्ध है। अगर किसी प्रोडक्ट का विकल्प मार्केट में उपलब्ध है तो उस समय आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय हाई प्राइस नहीं कर सकते, क्योंकि लोग विकल्प की तरफ चले जाएंगे, आपका नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, उसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उस केस में आप
हाई प्राइस कर सकते हैं क्योंकि खरीदने वाला आम आदमी शुरुआत में नहीं होता है। शुरुआत जब किसी नए प्रोडक्ट की होती है उस समय केवल और केवल नवाचारी लोग खरीदते हैं। यहाँ पर कौन लोग खरीदते हैं? नवाचारी, यानी कि जो नवाचारी लोग होते हैं, इनोवेटर्स जो होते हैं, इनोवेटर्स, वही आपका प्रोडक्ट शुरुआत में खरीदते हैं। और नवाचारी जो लोग हैं, इनोवेटर्स लोग होते हैं, इनके लिए प्राइस जो है वो इतना मैटर नहीं करती। इनके लिए मैटर करता है कि ये हर बार नई चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं। आप देखोगे अभी एप्पल का नया वर्जन जब आता है तो लाइन लग जाती है, भीड़ लग जाती है, कितनी भी प्राइस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो खरीदने वाले लोग हैं ये वो लोग हैं जिनका लाइफ स्टाइल है कि हर बार बाजार में कोई नई चीज़ आए तो उनके हाथ में सबसे पहले आनी चाहिए। इसका कारण ये है कि लोग हर नई चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, यानी कि नवाचारी लोग नए उत्पाद को पसंद करते हैं। क्लियर है बात? ऐसे में आप हाई प्राइस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है, यही जो हाई प्राइस है बेटा, इसको आप स्किमिंग प्राइसिंग भी बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? आप स्किमिंग प्राइसिंग भी इसको बोलते हो, ये बात ध्यान रखना, हाई प्राइस को। दूसरी बात होती है कि सर आप कहते हो कि हाई प्राइस यहाँ पर है, यदि सर हाई प्राइस है तो कंपनी की प्रॉफिट ऐसे में इस एक्स अक्ष से नीचे क्यों है? क्योंकि यहाँ इस लाइन की अगर नीचे जा रही है प्रॉफिट तो इसका मतलब आप निगेटिव में है, नकारात्मक है, यानी कि निगेटिव प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो ही नहीं रही है, आप लॉस में है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इस वाले आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज में एक्स अक्ष से नीचे है, सेल ऊपर है, यानी कुछ ना कुछ तो बिक ही रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रही है। इसका मतलब लागत ज़्यादा है, कंपनी के लिए है, लागत ज़्यादा हो रही है, उस हिसाब से सेल नहीं हो रही है। तो लागत ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि कॉस्ट जो है आपका एक्सीड कर जा रहा है किसकी? किससे? सेल से, यानी कि बिक्री से ज़्यादा तो कॉस्ट लग रही है, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगी? तो ऐसे में प्रॉफिट आपकी नकारात्मक है, लाभ आपका नकारात्मक है, सिंपल बात, निगेटिव लाभ है। क्यों? क्योंकि शुरुआत जब आप किसी काम की करते हो तो देखो फैक्ट्री तो बनानी पड़ेगी, चाहे 2 बिके सामान, चाहे 4 बिके, आपको फैक्ट्री भी बनानी पड़ेगी, आपको मशीनें भी खरीदने पड़ेंगे, आपको लोग भी हायर करने पड़ेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हर तरीके के खर्चे तो करने पड़ेंगे। सामान सामान बेशक आपका कम बिक रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तामझाम तो सारा करना पड़ेगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का A to Z सारा लगाना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं कंपनी की कॉस्टिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और यही कारण है कि हाई प्राइस करने के बाद भी कंपनी लॉस में रह रही है। क्यों? अभी वो कॉस्ट को रिकवर कर रही है, अभी लागत को ही कवर कर रही है, इतना ज़्यादा लागत आता है। कई प्रकार की लागत इसमें देखने को मिलती है। अगर कोई पूछे कि कौन कौन सी सर लागत होती है, अगर कोई पूछे कि कौन कौन सी लागत होती है, तो इसमें आपको बेटा प्रमोशन करने की ज़बरदस्त लागत होती है, प्रमोशन की लागत होती है, इसमें कॉस्ट होती है, प्रमोशन की कॉस्ट है, लागत है। यहाँ पर चूंकि नया उत्पाद है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने किया होगा, उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट। फैक्ट्री की जो फिक्स कॉस्ट जो लगनी ही लगनी है, चाहे सामान बने या ना बने। जैसे मैंने बताया था, फैक्ट्री बनाना, फैक्ट्री के लिए पैसा उठाया तो उसका ब्याज देना, आपने कोई ज़मीन जो है रेंट पर ली है तो उसका रेंट देना, मशीनों को खरीदना, ये सब फिक्स कॉस्ट तो लगेगी लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और सेल उसकी तुलना में बहुत कम होती है। इस वजह से कॉस्ट सेल से एक्सीड कर जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। कॉस्ट ज़्यादा सेल कम तो प्रॉफिट हमारा नकारात्मक, इसलिए यहाँ पर नीचे आपको प्रॉफिट दिखाया गया है। क्लियर हो गई बात? इसमें एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है, ये तो मैंने अभी आपको एक तो बात कर ली किसकी, हमने प्राइसिंग की बात कर ली, हमने किस किस की बात कर ली, मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पर एक तो प्राइस की बात कर ली है, हमने यहाँ पर बेटा प्रमोशन की बात कर ली है कि प्रमोशन हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ता है। हमने प्रमोशन की बात कर ली, हमने प्राइस की बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? प्रोडक्ट की बात कर लेती है। जब भी कोई भी कंपनी एकदम से नई चीज़ लेकर आती है तो वो एकदम से जो नया उत्पाद होता है ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब कोई उत्पाद आप मार्केट में लेकर आते हैं तो जनता लगातार उस प्रोडक्ट के बारे में अपना फीडबैक देती है, और उस फीडबैक को आप इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट में, और लगातार प्रोडक्ट आपका एनरिच होता जाता है, यानी लगातार उत्पाद संवर्धन चलता रहता है, प्रोडक्ट एडवांस होता जाता है। क्योंकि एडवांसमेंट जो होती है प्रोडक्ट की, वो कस्टमर की नीड के आधार पर होती है, और कस्टमर की नीड जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो डायनेमिक है, उसमें गति है, उसमें बदलाव है। इसलिए प्रोडक्ट लगातार इंप्रूव होता रहता है और उसमें एनरिचमेंट होता रहता है। इसलिए जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो आप इंट्रोडक्शन लेवल पर, तो हमारा प्रोडक्ट कैसा होता है बेटा? बेसिक प्रोडक्ट होता है। सामान्यतः प्रोडक्ट बेसिक होता है। आप इसमें थोड़े बहुत एनरिचमेंट कर सकते हो, लेकिन
वो अंतिम इनरिचमेंट नहीं होगा, यानी कि वो संवर्धन, वो जुड़ाव, वो नई चीज़ों को जुड़ना वो अंतिम नहीं होगा, वो शुरुआती होगा। एक और चीज़ मैंने आपको बताई, मैंने प्रोडक्ट की बात कर ली, प्राइस की बात कर ली, प्रमोशन की बात कर ली। एक और चीज़ है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। शुरुआत में चूंकि आपके प्रोडक्ट बहुत कम बनते हैं, क्योंकि केवल नवाचारी लोग खरीदते हैं, तो आप बल्क में तो प्रोड्यूस करते नहीं, क्योंकि उपभोक्ता आपके इस समय बहुत सीमित होते हैं। इस वजह से आपका वितरण भी बहुत ही सीमित होता है, यानी हर गली मोहल्ले में आपके वितरण करने वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि हर गली मोहल्ले के लोग आपके प्रोडक्ट को शुरुआत में नहीं खरीदते हैं। इसलिए इसके मेन सेंटर बनाए जाते हैं शुरुआत में। इसलिए इसको बोलते हैं कि आपको बहुत ही सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है शुरुआत में इंट्रोडक्शन लेवल पर? आपको सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, यानी कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर आपको जो है अपने वितरण केंद्र बनाने होते हैं। तो ये मैंने आपको चारों पी समझा दिए इंट्रोडक्शन स्टेज पर। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के शुरुआती चरण में ये चारों चीज़ें हमने प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को समझा दिया। प्रोडक्ट की शुरुआती चरण में, इंट्रोडक्शन चरण में, जहाँ सेल्स बहुत सीमित है और प्रॉफिट निगेटिव है। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके ग्रोथ स्टेज की तरफ आते हैं। अब हम जब ग्रोथ स्टेज की तरफ आएंगे, ग्रोथ स्टेज हमारा ये वाला स्टेज है। आपको पता है ये वाला जो स्टेज था, कौन सा वाला? ये वाला जो स्टेज था हमारा, ये वाला स्टेज हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज था। कौन सा? इंट्रोडक्शन। ये वाला स्टेज हमारा ग्रोथ होगा, ये वाला स्टेज हमारा मैच्योरिटी होगा, और लास्ट वाला स्टेज हमारा डिक्लाइन होगा। ठीक है। अब चूंकि यहाँ जगह कम है, तो मैं फिर अगले पेज पर इसी डायग्राम में ग्रोथ और मैच्योरिटी को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पर। इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया है, तो यहाँ तो हमने कुछ करना नहीं है। अब हम सीधे आते हैं ग्रोथ पर। जब हम बेटा ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पर ग्रोथ का मतलब है कि अब आपका सेल जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट में स्थान अपना बना रहा है। धीरे 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 प्रोडक्ट आपका ग्रो करना यहाँ पे शुरू करता है। जब प्रोडक्ट अधिक डिमांड में आने लगेगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रोथ भी आपकी बढ़ती जा रही है, यानी कि सेल भी बढ़ती जा रही है। और जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जाएगी, वैसे ही प्रोडक्ट के ऊपर आने वाली प्रति यूनिट कॉस्ट आपकी कम होने लगेगी। कैसे? बिल्डिंग मशीनें जो पहले थी इंट्रोडक्शन स्टेज में, वही आज भी हैं। पहले माल कम बिक रहा था, अब माल ज़्यादा बिक रहा है, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट आती थी पहले, वही आज आ रही है, लेकिन पहले की तुलना में सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर कॉस्टिंग में अंतर होता है, तो केवल वेरिएबल कॉस्ट का अंतर होता है। जैसे कि भाई ज़्यादा माल में बिकेगा, तो आपको ज़्यादा कच्चा माल मंगाना पड़ेगा। जहाँ 50 लोग काम करते थे, वहाँ 70 लोग काम करने लगेंगे, 80 लोग काम करने लगेंगे। तो कुछ चीज़ें तो आपकी कॉस्टिंग में बढ़ेंगी, लेकिन जो फैक्ट्री है, मशीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेंट है, लगभग वही रहेगा। तो यहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो जहाँ आप 100 यूनिट बनाते थे और 1 लाख रुपए उसकी लागत आती थी, अब 1.25 लाख रुपए की लागत पर आप 1000 यूनिट बनाओगे। क्यों? क्योंकि सेल बढ़ रही है। अब ऐसे में पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, इसलिए कंपनी ये सोचेगी कि अब प्राइस थोड़ी सी कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब कॉस्टिंग कम आ रही है। और दूसरी बात, अब आम जनता भी प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर रही है, तो वो उतनी ज़्यादा प्राइस नहीं दे पाएगी जो कि इनोवेटर्स, नवाचारी लोग शुरुआती स्टेज में देते थे। तो यहाँ पर आपका जो प्राइस है बेटा, वो अब आपका कम होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, कम होना शुरू हो जाएगा। मेरा शब्द को ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है? कम होना शुरू हो जाएगा। एकदम से कम नहीं होगी, कम होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स प्रोडक्ट प्राइस को हम थोड़ा थोड़ा करके कम करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी, प्राइसिंग कम होती चली जाएगी। गॉट इट? इसको मार्केटिंग की भाषा में पेनिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन प्राइस। क्लियर है? क्योंकि सेल्स बढ़ रही है, कॉस्ट की तुलना में सेल्स ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब सेल्स यहाँ पर एक्सीड हो जाएगी कॉस्ट की तुलना में, तो प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। 200 रुपये का बिक रहा है माल, 150 रुपये लागत आ रही है, तो 50 रुपये की क्या प्रॉफिट है। इसीलिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने शुरू हो जाती है, यानी कि इस एक्स एक्सिस से ऊपर हम आ गए, यानी प्रॉफिट हमारी एक्स एक्सिस से ऊपर आ गई, तो हम प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिए, है ना। अच्छा, ये तो मैंने प्राइस की बात कर ली। अब यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो ध्यान रखना, यहाँ पर प्रोडक्ट अब आपका पहले की तुलना में इंक्रीमेंटल होगा। कैसा होगा बेटा? इंक्रीमेंटल, यानी उसमें अब कोई ना कोई नया जुड़ाव होगा, क्योंकि लगातार लोगों के फीडबैक मिलेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट पहले की तुलना में अधिक एनरिच्ड होगा, यानी कि अधिक संवर्धित होगा, नई नई चीज़ें जुड़ेंगी इसके अंदर। राइट बात?
इसको आप कह सकते हैं प्रोडक्ट का ऑगमेंटेशन शुरू होगा। प्रोडक्ट का ऑगमेंटेशन जो है वो शुरू होगा। ऑगमेंटेशन और एनरिचमेंट लगभग एक ही चीज होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं आप संवर्धन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं आप संवर्धन। ये आपका संवर्धन होगा, प्रोडक्ट का एक तरीके से एनरिचमेंट होगा। और ग्रोथ की स्टेज पर बेटा जो प्राइसिंग है, ग्रोथ की स्टेज पर जो आपकी प्राइसिंग होता है, वो प्राइसिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। प्रमोशन, यहां पर प्रमोशन आप बहुत कम कर देंगे, प्रमोशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन चलेगा। जो लोग खरीद रहे हैं ना, वही एक दूसरे को उसके बारे में बताएंगे और अब आप धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट एक्सपेंड होगा। यहां पर आपने हाई प्रमोशन किया था क्योंकि उस समय लोग आपके प्रोडक्ट को जानते नहीं थे। अब यहां पर आपको हाई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमने आपको प्रमोशन बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया और हमने आपको प्राइस बता दिया। इसके बाद अब आती है बात डिस्ट्रीब्यूशन की, प्लेस जिसको बोलती हो, क्योंकि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये मार्केटिंग मिक्स के 4 P हमें समझने होते हैं हर स्टेज पर। तो यहां पर जब हम प्रमोशन की बात करते हैं, प्रमोशन तो होगी आपका, प्लेस की बात करते हैं, प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, वो पहले कैसा था? सिलेक्टिव था, कुछ कुछ जगह होता था। अब हम इंटेंसिव करेंगे, मतलब हर जगह, क्योंकि अब सेल बढ़ गई ना, अब हर गली मोहल्ले में हो सकता है मेरे प्रोडक्ट खरीदने वाले हों। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अब आप उसकी तीव्रता बढ़ा देंगे, वितरण की तीव्रता बढ़ा देंगे, हर गली मोहल्ले तक अपनी उत्पाद को ले जाएंगे। तो ये वाली बात हमें पढ़नी होती है ग्रोथ स्टेज में, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में एक काम और होता है, कॉम्पिटिटर्स की एंट्री होना शुरू हो जाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की सफलता को देखता है कि प्रोडक्ट, धड़ाधड़ प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, तो आदमी का मन विचलित हो जाता है। आदमी को लगता है कि जब ये कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो वो भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ जाता है और उसी तरीके का बहुत ही क्लोज, या कह सकते हो बहुत ज़्यादा, उसका एक विकल्प तैयार कर देता है। और ऐसे में कस्टमर्स जो हैं, चूंकि मार्केट में कस्टमर सीमित हैं, अब वो इधर खरीदें कि इधर खरीदें, जहां उनको प्राइस कम दिखेगा, जहां क्वालिटी बेहतर दिखेगी, जो जितना अच्छे से समझा देगा, जो जितना अच्छे से मार्केटिंग कर लेगा, वो अपने फेवर में उस प्रोडक्ट खरीदने वाले को कर लेगा। यानी कि कॉम्पिटिटर आना शुरू हो जाता है ग्रोथ के ही स्टेज में, लेकिन उसका प्रभाव दिखना शुरू होता है कुछ दिनों बाद। जब उसका प्रभाव दिखना शुरू होता है तो आप जो अभी तक बेच रहे थे मार्केट में, आपकी सेल यहां तक आ चुकी थी, यहां तक, इस पॉइंट तक, अब आपकी सेल धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगी। क्या गिरना शुरू हो जाएगी? सेल्स। यानी कि आप ऊपर नीचे होते होते कुछ समय तक अपने आप को हैंडल करेंगे, मार्केट में अपना पुराना स्थान बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और यदि आपने नहीं बना पाया तो आपकी सेल्स गिर जाएगी और आप डिक्लाइन हो जाएंगे, मार्केट से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। ऐसे में सबसे चुनौतीपूर्ण जो स्थिति होती है वो किसी भी कंपनी के लिए ये वाली स्टेज होती है, जो कि मैच्योरिटी की स्टेज है। यहां पर हर कॉम्पिटिटर अपने कर्तव्य दिखाएगा, अपनी जो है इनोवेशन करेगा, नवाचार करेगा, नई नई चीजें लेकर आएगा। ऐसे में आपके सामने चुनौती है, आप अपनी पोजीशन को कैसे बनाए रखते हो। और ऐसे में जो कंपनी अपने आप, अपने अंदर नवाचार को और कर लेती है, प्राइसिंग को और कम कर देती है, लोगों की आवश्यकता को कैटर कर सकती है, आवश्यकता को समझ के प्रोडक्ट में बदलाव कर सकती है, ऐसी कंपनी तो सस्टेन कर जाती है, नहीं तो डाउन हो जाता है मामला। अब अगर आपको अपनी पोजीशन बचानी है और आपने ड्रास्टिक इनोवेशन कर दिया, जबरदस्त नवाचार, प्रोडक्ट को बिल्कुल नए सिरे से मार्केट में ला दिया, कस्टमर भी बोलता है कि आप तो कंपटीटर्स को पीछे छोड़ दिए, आप तो उस प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले आए। द मोमेंट व्हेन योर प्रोडक्ट कम्स एट नेक्स्ट लेवल, अनदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पर आते हैं लेकर, एक नई लाइफ साइकिल लगभग आपकी शुरू हो जाती है। वो कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। इस तरीके से देखिए, यहां पर आप मैच्योर थे, अब आप डिक्लाइन नहीं हुए, आपने देखा कंपटीटर आया, आपने कुछ नया चेंज किया, परिवर्तन किया, तो आप फिर से एकदम ग्रोथ पकड़ गए। यहीं से एक नई लाइफ साइकिल जैसे आपकी शुरू हो गई, और फिर आप मैच्योर हुए तो फिर आपने पंप भरा, फिर आपने नवाचार किया, फिर आप ऊपर चले गए, फिर ऊपर चले गए। ऐसी कंपनियां लाखों में 2, 4, 5 होती हैं जो इस स्तर पर काम कर सकती हैं, नहीं तो अधिकतर कंपनियां यहीं से बैक होना शुरू हो जाती हैं। उत्पाद जीवन चक्र में जो मैंने आपको समझाया
ये एक सामान्य जीवन चक्र है सामान्य उत्पाद का। जैसे उत्पाद का जीवन चक्र होता है, वैसे ही प्रोडक्ट की मार्केट में जो फैशन है, उसका जो स्टाइल है, इसका भी जीवन चक्र होता है। आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये देखिएगा, ये स्टाइल है। किसी भी स्टाइल का जीवन चक्र बहुत लास्टिंग होता है। स्टाइल का जो लाइफ साइकिल है, जो उसका जीवन चक्र है, किसी स्टाइल का जो लाइफ साइकिल है, ये थोड़ा लंबा चलने वाला होता है। कैसा होता है? ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, ये काफ़ी लंबा चलता है बेटा। जैसे आप देखो, ये कोई स्टाइल आपकी चली, जैसे ये सैचुरेट हुई और गिरने को हुई, वापस ये चल रही है, लंबी चल रही है, ये इस तरीके से चल रही है, ये नीचे नहीं आ रही है। यानी कि जो स्टाइल है उसको काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन किया जाता है। जैसे कि बेटा पहले कंप्यूटर का स्टाइल था, वो था मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। फिर आपके आगे जो है कौन से वाले, फिर आपके आगे सुपर कंप्यूटर, फिर आपके सुपर कंप्यूटर्स आ गए, राइट। आज हमारा जो देखने को मिल रहा है वो सुपर कंप्यूटर की ही श्रेणी में आ रहा है। आज आप देखो तो लैपटॉप कई सालों से चल रहे हैं और आगे कई सालों तक आपके लैपटॉप चलते आएंगे। यानी कि ये स्टाइल है, ये इतनी जल्दी मार्केट से गायब नहीं होती है, ये काफ़ी लंबी चलती है, काफ़ी लंबी। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, कभी सवाल आए तो सबसे लंबा जीवन चक्र स्टाइल का होगा, उसके बाद नंबर आता है फैशन का। ये फैशन का जीवन चक्र उत्पाद के जीवन चक्र जैसा ही है। पहले फैशन मार्केट में इंट्रोड्यूस होगी, फिर ग्रो करेगी, फिर सैचुरेट होगी और कुछ समय बाद नीचे आ जाएगी। यहाँ पर आपके बॉलीवुड के एक्टर अमिताभ बच्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इनका ये जो पेंट का स्टाइल है, ये कई सालों तक चला था। उस समय के जो लोग थे, उन्होंने इस पेंट के स्टाइल को काफ़ी लंबे समय तक जो है प्रयोग किया था। जब कोई भी चीज़, देखो एक बात समझिए, स्टाइल और फैशन कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन जो लंबी चली जाए वो स्टाइल हो जाती है, और जो एक समय के बाद नीचे आ जाए, यानी कि उसका चक्र प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की तरह हो जाए, तो वही फैशन हो जाता है। तो इनका जो, हम इसको स्टाइल इसलिए नहीं ज़्यादा कह पाएंगे क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जो पेंट का स्टाइल यूज़ किया था वो लंबे समय तक नहीं चला, कुछ सालों तक चला, इसलिए इसको हम फैशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये चला, सैचुरेट हुआ और गिर गया। लेकिन थोड़ा पीछे आओ, लैपटॉप की अगर मैं बात करूं, खासकर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, तो ये आज भी बेटा ऊपर नीचे हो रहा है, अभी नीचे नहीं आया, ये इसके अंदर उतार चढ़ाव हो रही है, लेकिन अभी ये चल रहा है। लेकिन ये आपका जो फैशन है, ये चल के खत्म हो गया है। इसका मतलब फैशन का जीवन चक्र प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जीवन चक्र की तरह होता है, जबकि स्टाइल का जीवन चक्र बहुत लंबा होता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है फैड। कुछ ऐसी फैशन होती हैं जो मार्केट में आती हैं और कुछ ही सालों में भाग जाती हैं, हो सकता है कुछ ही महीनों में आउट हो जाए। जो चीज़ कुछ महीनों में ही आउट हो जाती है, यानी एकदम से आया, ग्रोथ करा और खट से डाउन हो गया, मतलब ये टिकाऊ नहीं है, आया और गया, इसको बोलते हैं फैड। कहते हैं ना, कपड़ा फैड हो गया, एक धुलाई हुई कपड़ा फैड हो गया, कलर उड़ गया। इसका मतलब ये हमारा फैड है, जिसका सबसे छोटा जीवन चक्र होता है। स्टाइल का सबसे बड़ा जीवन चक्र, फैशन का स्टाइल से थोड़ा छोटा, और जो आपका फैड है इसका सबसे छोटा जीवन चक्र होता है, सबसे छोटा जीवन चक्र होता है। आप देख सकते हो यहाँ मैच्योरिटी तो आपको दिख ही नहीं रही, इंट्रो हुआ, एकदम से ग्रोथ हुआ, खट से नीचे आ गया, ये आपका जो है क्या है, फैड का जीवन चक्र है। आपने ये शूज जरूर देखे होंगे मार्केट में, याद होगा आपको, कुछ साल पहले ऐसे शूज चले थे, बूट, इनको बोलते थे काउ बॉय बूट। ये काउ बॉय बूट थे, कुछ ही समय तक चले, मार्केट से भाग गए तुरंत, इसको बोलते हैं फैड हो गए मार्केट से। अब आप ये मत कहना कि मेरे बगल में पड़ोस में एक महिला थी या एक पुरुष था, वो ऐसे पहनता था बूट सर, आज भी आप कहते हो भाग गए मार्केट से। बेटा, जब भी आप किसी परिभाषा को गढ़ते हैं या किसी भी चीज़ को समझाते हैं, तो वो जनरलाइज फॉर्म में होता है, वो सामान्यीकरण के फॉर्म में होता है, वो मेजॉरिटी के आधार पर तय होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, ऐसे जीवन में लोग अभी भी आपको मिल जाएंगे, गांव में चले जाओ, ऐसे ऐसे लोग अभी भी मिल जाएंगे जो 70 साल पहले जो चीज़ें चलती थी उसको आज भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो होंगे मुश्किल से 0.001% लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हमने आज का PLC टॉपिक पढ़ाया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें आपको हमने स्टाइल, फैशन और फैड को भी रिलेट किया है, और ये भी बताया आपको कि सेल्स और प्रॉफिट, ये दो आपकी जो है वक्र बनते हैं। सेल्स जब हाईएस्ट होती है उस समय प्रॉफिट भी हाईएस्ट होती है, जो कि मैच्योरिटी स्टेज पर होती है। इंट्रोडक्शन में सेल्स आपकी बिल्कुल लो होती है और प्रॉफिट उस समय जनरली माइनस में होती है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपने आज कर ली, आशा करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया है तो दो काम करेंगे,
सेशन में कमेंट करेंगे और इसको अन्य बच्चों तक शेयर करेंगे। जीवन में विद्या जितना ज़्यादा व्यय करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी विद्या बढ़ेगी। ऑल डन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।